नमस्कार एवं उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया पुस्तक का विमोचन। कहा, उत्तराखंड लगातार प्रगति की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास में निभाई अहम भूमिका। उत्तराखंड में थमने का नाम नहीं ले रहा यूसीसी का मुद्दा। कांग्रेस ने विशेष सत्र को बताया नाकाफी। कहा, बीजेपी बिना विपक्ष के चलाना चाहती है विधानसभा। कांग्रेस ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में भाजपा से मांगा जवाब। चंपावत भाजपा मंडल अध्यक्ष पर है दुष्कर्म का आरोप। भाजपा ने मामले पर जताया खेद। डाक विभाग को नहीं मिल रहे आउटसोर्स कर्मचारी। आधार सेंटरों पर मंडरा रहा बंदी का संकट। लोगों को काटने पड़ रहे हैं चक्कर। राज्य में लगातार बदल रहा है मौसम। 5 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। मैदानी इलाकों में यातायात प्रभावित। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में मन की बात सकारात्मक संवाद से सशक्त भारत पुस्तक का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मन की बात सकारात्मक संवाद से सशक्त भारत पुस्तक का विमोचन किया। इसी मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड लगातार प्रगति की राह पर चल रहा है। धामी ने विकास परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जो परियोजनाएं 40-50 साल से अटकी हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत उन्हें स्वीकार कर राज्य के विकास को नया आयाम दिया है। हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, तेजी से विकास हो रहा है। अभी देखा होगा आपने, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी और उसमें बड़ी संख्या में पूरे देश दुनिया के इन्वेस्टरों ने भाग लिया और 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की जो निवेशकों के साथ हमारे करार हुए हैं। आपके सेलाकुई क्षेत्र में, आपका जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, पूरे इस क्षेत्र के लिए भी अनेकों प्रस्ताव हमको मिले हुए हैं। हरिद्वार के प्रस्ताव हैं, उधम सिंह नगर के हैं, देहरादून के हैं, अनेकों प्रस्ताव हमारे आए हैं। ऊपर के क्षेत्रों में, टूरिज्म के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, एग्रो प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में लोग काम करना चाहते हैं और बड़ी रुचि लोगों ने दिखाई। दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और ये हमारी शुरुआत है। हमने एक प्रयास किया है कि राज्य के अंदर बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोग आए, हमारे राज्य के नौजवान युवाओं को अपने घर के पास उनको काम मिले, उनको रोजगार करने का अवसर मिले, उनको बाहर न जाना पड़े। पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने माता पिता के पास रह के, अपने घर में रह के उनको रोजगार का अवसर मिले, राज्य की आर्थिकी बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा है और जो संकल्प लिया है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी देश की बनानी है, उसमें उत्तराखंड राज्य को भी योगदान देना है। और हमने तय किया है कि आने वाले सालों में, 5 सालों में, हमारे राज्य की जो जीएसडीपी है वो दुगनी हो। जितनी आज है उससे हम जो है दुगने पर पहुंचे हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ पूरे प्रदेश सरकार यूसीसी के लिए विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आहूत करने की तैयारी कर रही है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस एक दिन के विशेष सत्र को नाकाफी बता रहे हैं। इसी दौरान कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का कहना है कि यूसीसी को लेकर जो एक दिन का विधानसभा का विशेष सत्र प्रदेश सरकार बुलाने जा रही है, वह यूसीसी पर चर्चा करने के लिए नाकाफी है। प्रतिमा सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिना विपक्ष के ही विधानसभा चलाना चाहती है और बिना विपक्ष के ही संसद चलाना चाहती है। मुझे लगता है ये एक चुनावी जुमला था जो कि उन्होंने देने का कार्य किया था आखिरी मौके पर, और ये उनके घोषणा पत्र में भी नहीं था। और यूसीसी की रही बात, तो इसका समर्थन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया है। ये खुद, अगर आपने कभी भी संविधान सभा की बहस सुनी होगी तो खुद ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुद कहा था कि जब जो है पूरा देश और देश की जनता यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए तैयार हो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर देना चाहिए। ये कैसे कर सकते हैं? प्रदेश में आप कैसे लागू कर लेंगे? आपको इसके लिए केंद्र से अनुमति लेनी पड़ेगी, केंद्र जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये सिर्फ दिखावा है। जनता का जो ध्यान है वो महत्वपूर्ण मुद्दों से भटकाने के लिए धामी जी ये इस तरीके
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं देहरादून के संवाददाता तारिक अंसारी जी। तारिक, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है? यूसीसी बिल को लेकर के लगातार विरोध चल रहे हैं जी। आपको बता दूं, जैसे धार्मिक सरकार ने जो है, जब सरकार बनी थी बीजेपी की उत्तराखंड में, तभी सरकार ने वादा किया था कि उत्तराखंड में जो है हम यूसीसी लागू करेंगे। इसी क्रम में जो है सरकार ने लगातार जो है काम किया है। कमेटी बनाई गई, जिसके बाद जो है कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई, उत्तराखंड के लोगों से बातचीत की, उसके बाद जो है ड्राफ्ट करीब तैयार। और धार्मिक सरकार जो है नए साल पर यानी 2024 की शुरुआत में ही जनवरी माह में जो है एक विशेष सत्र बुलाने की बात कर रही है, जिसमें जो है यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। लेकिन लगातार जो है कांग्रेस जो है सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस की बिल्कुल साफ तौर पर मांग ये है कि जो सरकार सत्र बुलाने जा रही है वो एक दिन का होगा, जबकि कांग्रेस का बिल्कुल साफ तौर पर यह कहना है कि एक दिन में कोई भी प्रश्नकाल नहीं हो सकता है। जो विपक्ष के विधायक हैं वो एक दिन में कोई भी जो है सवाल नहीं पूछ पाएंगे। चूंकि कांग्रेस की ये मांग है कि सत्र की अवधि बढ़ा दी जाए। लेकिन एक अहम बात मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि अभी सत्र को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि सत्र कब आहूत किया जाएगा, ये जनवरी में किया जाएगा या आगामी महीनों में किया जाएगा। लेकिन यूसीसी को लेकर लगातार राजनीति जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए तारिक जी। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा माहिरा दसौनी ने राजधानी देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और चंपावत में भाजपा के मंडल अध्यक्ष कमल रावत पर नाबालिग से दुष्कर्म मामले को लेकर भाजपा से जवाब मांगा। वहीं इसी के साथ गरिमा दसौनी ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के दबाव में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया और 8 घंटे तक पुलिस ने पीड़ित परिजनों को बैठाए रखा। इधर दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि ऐसी वारदात पर समस्त भाजपा खेद व्यक्त करती है। हल्द्वानी की नन्ही परी मामले पर कांग्रेस के पदाधिकारी और सांसदों ने भी बयान दिया था कि मर्दों का प्रदेश बलात्कार तो होंगे ही, जिसे देखते हुए कांग्रेस कहीं पर भी आक्रोश और कहीं पर खामोश की राजनीति नहीं करे। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए जब एनसीआरबी का चौंकाने वाला डेटा सामने आया, जिसमें 907 बच्चियों के उत्तराखंड देवभूमि में हवस का शिकार बनने की खबर आई है। 778 अपहरण की खबर आई है। ऐसे में आज प्रदेश के अंदर कुछ भी गलत काम हो रहा है, कोई भी कुकर्म या दुष्कर्म हो रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की या कार्यकर्ताओं की संलिप्तता ना हो, ऐसा हो ही नहीं रहा है। आप भर्ती घोटाले में हाकम सिंह, संजय धारीवाल, नितिन चौहान को देख लीजिए, या फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड में बिल्कुल बहुत ही ज्यादा गलत काम हुआ है। ये घृणित कार्य है और इसको लेकर हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी और पूरा हमारा भारतीय जनता पार्टी परिवार खेद व्यक्त करता है। लेकिन इस तरीके से कहना कि वो मंडल अध्यक्ष है, ये है, वो है, इस चीज का फैसला कोर्ट करेगा और कोर्ट जो भी फैसला करेगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे। और पार्टी किसी भी प्रकार से किसी भी दोषी को बचाने का कार्य नहीं करती है और न कभी करेगी। लेकिन जहां तक विपक्ष सवाल उठाने की बात कर रहे हैं, तो हल्द्वानी में एक नन्ही परी नाम का केस हुआ था, उसमें कितने धरने प्रदर्शन लोगों को करने पड़े थे, तब 1 हफ्ते बाद जाकर FIR हुई थी। उत्तराखंड के पौड़ी के सतपुली में आयोजित कार्यक्रम के 5वें दिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इसी कार्यक्रम में अतिथि के रूप में भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत और जिला सहकारी समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत कुट्टी और जिला पंचायत सदस्य कोटा सीमा सजवान की मौजूदगी रही। कार्यक्रम का शुभारंभ कुकरेती ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक जगदम्बा प्रसाद डंगवाल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आयोजनों का होना आवश्यक बताया। कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजनों से आने वाली युवा पीढ़ी भी अपनी परंपराओं से रूबरू होती है और इसी मौके पर उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। मुझे अच्छा लगा कि सतपुली में नया स्कीम हो रहा है और आयोजन भी छोटा नहीं है, मेरे ख्याल से 5-6 दिन का इन्होंने ये पूरा आयोजन किया है। आयोजनकर्ताओं को बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं हैं और जो क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए हैं उनको भी हमारी शुभकामनाएं हैं। इस तरह के कार्यक्रमों से जो स्ट्रेस है समाज में वो कम होता है, उनका ध्यान बढ़ता है। और मैं
इस चैनल के माध्यम से पूरी नया घाटी पूरी क्षेत्र को विश्वास दिलाता हूँ कि ये कार्यक्रम निरंतर इसी प्रकार चलता रहेगा। बीच में 2 साल कोरोना के कारण हम इस कार्यक्रम को नहीं करा पाए थे, तो एक मैंने थीम दी थी कि चलो गाँव की ओर। 2 साल मैंने ये कार्यक्रम गाँव में करवाया था और अब लगातार ये कार्यक्रम अब उस हिसाब से हमारा 11वां कार्यक्रम था और सबकुली के हिसाब से 9वां कार्यक्रम था। तो मैं समस्त क्षेत्रवासियों को यही आशा करता हूँ कि ये कार्यक्रम निरंतर इसी प्रकार चलता रहे और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बाद आने वाली पीढ़ी हो वो प्रेरणा ले और ये बागडोर अपने कंधों पे संभाले और इसी तरह से कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। हम ये चाहते हैं कि नयार घाटी का नाम होना चाहिए, ये नहीं कि जगदम्बा डंगवाली कराएगा, इसको कोई भी कराएगा मैं उसके साथ। मुझे लगता है कि हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे, और एक ये माध्यम है, एक मंच है जिससे कि मुझे लगता है कि हम अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करेंगे। इसलिए मैंने तो मंच से भी यही कहा है सब माताओं को, बहनों को कि जो भी आपको आता है, जो नृत्य, थड़िया गीत जो भी आता है, यहाँ तक कि खुचले गति जो होती थी कि वो लगाना नई पीढ़ी को सिखाएं आप। और गुलबंद, मेरा फोकस उस पे है कि आप जो हमारे एक होता था ना आभूषण गुलबंद, वो वापस आए और हमारी पहचान। नयार घाटी एक, मैं कहूँगी एक सभ्यता है। नयार घाटी से आसपास के सिर्फ एक ब्लॉक नहीं, कई ब्लॉक हमारे सारे आसपास के जुड़े हैं। नयार घाटी पूरे, मैं कहूँगी कि जिले की, पौड़ी जिले की एक ऐसी घाटी है जिससे कि हम सब जुड़े हुए हैं। और वहाँ के महोत्सव में आने का आज मुझे सौभाग्य मिला। पहले ज़रूर कुछ विलम्ब हुआ, नहीं आ पाई कई दिनों, लेकिन आज आई और बहुत अच्छा महोत्सव है, बहुत अच्छी सांस्कृतिक हमारी यहाँ पर जितनी प्रस्तुतियाँ हैं वो हुई। तो इस तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम ज़रूर हमारे शहर में, हमारे ज़िले में, हमारे जो एरिया है वहाँ होते रहने चाहिए, ताकि हमारे बच्चे हैं, हमारे आगे वाली भविष्य की पीढ़ी है, उनको भी अपनी भाषा, बोली, संस्कृति वहाँ के किस प्रकार से, क्योंकि विगत जो है कई वर्षों से वो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। बीच में 2-3 साल नहीं हो पाए क्योंकि कोविड भी रहा बीच में, लेकिन पहले हम जो है नयार के किनारे करते थे, फिर 1-2 बार मैंने जो है कॉलेज में भी जो है इस स्कूल में प्रोग्राम किया है। तो उसका जो है मेन सिरे जो है जगदम्बा प्रसाद डंगवाल जी का और उनकी कार्यकारिणी समिति जो इस कार्यक्रम को कराती है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम जो है ये प्रोग्राम और उन्नति करे और हमारी संस्कृति को जो है बचाने का ये जो है सबसे बड़ा जरिया है। पौड़ी क्षेत्र जो है हमारे उत्तराखंड में जो पौड़ी क्षेत्र है जो है अपने आप में जो है उन्नत। वर्तमान में हम बहुत विमुख हो रहे हैं, कलाकारों के पहनावों से, गायन से, वादन से हम विमुख होते जा रहे हैं, जिसके प्रति सरकार को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरे में मेरी जो मन की पीड़ा थी कि संस्कृति विभाग में कुछ खास कलाकार हैं कि जिनको भेजा जाता है। देखो, वोट हमने भी दिया, सरकार हमारी भी है, संस्कृति विभाग हमारा भी है। संस्कृति विभाग में बैठे हुए कर्मचारियों का सम्मान मैं भी करता हूँ, बड़ा कलाकार भी करता है और छोटा कलाकार भी करता है। भोजन की आवश्यकता सबको है, कला की आवश्यकता सबको है, सभ्यता की आवश्यकता सबको है, संस्कृति से प्रेम सबको है। तो इसलिए मेरा यही निवेदन है उन समस्त अधिकारियों से और नव सरकार से, मेरा यही निवेदन है कि देखो, काम सबको देना चाहिए, कोई करे ना करे वो इसकी इच्छा पे है, पर सरकार को फिर भी जो यहाँ के स्थापित कलाकार है, नए कलाकार है, सबको काम बराबर बांटना चाहिए। ये मेरा नम्र निवेदन। देश भर के डाकघरों में बनाए गए आधार सेंटर के लिए डाक विभाग को आउटसोर्स कर्मचारी नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में इन आधार सेंटरों पर बंदी का संकट मंडरा रहा है। वहीं लोगों को आधार से जुड़े कार्यों के लिए भी चक्कर काटने पड़ रहे हैं। राज्य भर के डाकघर में करीब 200 से ज्यादा आधार केंद्र बनाए गए हैं। डाक सेवा के निर्देशक अनुसुईया प्रसाद चामोला ने बताया कि डाकघर में बने आधार सेंटर पर लोगों को नया आधार कार्ड बनाने समेत आधार में फोन, पता, नाम आदि को संशोधन करने की सुविधा भी मिलती है। अभी विभाग ने अपने डाकघर के कर्मचारियों को इन सेंटरों पर तैनात किया है। केंद्र में काम करने से उन कर्मचारियों का मूल काफी प्रभावित हो रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए विभाग ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के माध्यम से लोगों को सेंटर पर सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। आधार सेंटर में क्योंकि जो हमारे रेगुलर कर्मचारी जहाँ कम है, जहाँ कर्मचारियों की कमी है, तो वहाँ हम लोग आउटसोर्स के माध्यम से आधार ऑपरेटर्स को रखने की जो है बात कर रहे थे बहुत पहले से। और उसके लिए हम लोगों ने जेम के माध्यम से टेंडर वगैरह भी फ्लोट किया है, लेकिन अभी तक जो है वो ये
चैनलाइज नहीं हो पाया है, टेंडर मैच्योर नहीं हो पाया है। जैसे ही जो है ये टेंडर मैच्योर होगा उसके बाद जो है ऑपरेटर्स की कमी यहाँ पर पूरी हो जाएगी। देहरादून से खबर, जहां सरकारी विभागों से भवन कर वसूली को लेकर नगर निगम हरकत में आ गया है। साथ ही बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। ऊर्जा निगम सहित कई विभागों पर भवन कर का 1-1 करोड़ से अधिक का बकाया भी है। पहले चरण में नगर निगम ने 5 से 6 करोड़ की राजस्व वसूली का कार्य की योजना बनाई। इसी को लेकर कर अधीक्षक नगर निगम धर्मेश पेन्यूली ने बताया कि कई सरकारी महकमे के भवन कर अदा करने को आगे भी आने लगे हैं, लेकिन कई बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद कर जमा नहीं करने वालों के खिलाफ नगर निगम अंतिम नोटिस जारी करने की तैयारी में है। उन्होंने बताया कि शहर में कई तमाम सरकारी दफ्तर नगर निगम को भवन कर देने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। यही कारण है कि काफी समय से कई विभागों की ओर से कोई कर अदा नहीं किया गया। देखिए, जो हमारा ये भवन कर का जो ये वित्तीय वर्ष है, ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट वित्तीय वर्ष में जो हमारी वसूली हुई है वो 52 करोड़ के करीबन हमें हाउस टैक्स के रूप में नगर निगम को प्राप्त हुआ है। और इस वित्तीय वर्ष में भी अभी तक का जो हमारा कलेक्शन रहा है वो 36 करोड़ रुपए की आय नगर निगम को प्राप्त हो चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। और इसी क्रम में हम लोग जो अभी वसूली की कार्रवाई को तेज करते हुए जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उन पे भी हम लोग नोटिस और वो लेटर भेजने का कार्रवाई कर रहे हैं ताकि उनका भी। उत्तराखंड के देहरादून में आगजनी की घटना होने पर अग्निशमन पुलिस को घटना तक पहुंचने में समय लग जाता है, जिसका मुख्य कारण यातायात का अत्यधिक दबाव और फायर स्टेशन का दुरुस्त होना है। इसी को लेकर डीजीपी अभिनव कुमार ने अग्निशमन को रैपिड रिस्पांस टाइम कम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी वीवी यादव ने कहा है कि मुख्यालय के माध्यम से 4 फायर स्टेशनों का प्रस्ताव भेजा गया है, क्योंकि अध्ययन में पाया ये गया है कि अन्य जगहों पर रिस्पांस टाइम 15 मिनट है, जबकि देहरादून शहर में यह जाम की स्थिति के कारण 30 से 35 मिनट का समय लगाता है। इसको लेकर देखिए, मैंने जो है जब यहाँ ज्वाइन किया तो मैं 4 जो है फायर स्टेशनों को प्रस्ताव भेज दिया है मुख्यालय के माध्यम से। और जैसा कि मैंने देखा है, अध्ययन किया तो पाया कि अन्य जगहों पर जो फायर स्टेशन हैं उनकी जो रिस्पांस टाइम करीब लगभग 15 मिनट है और देहरादून शहर में जो है 30 से 35 मिनट के बीच में आ रहा है। तो ट्रैफिक कंजक्शन की वजह से इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है कि अगर यूनिटें जो है शहर में अन्य स्थानों जैसे ISBT की तरफ हो जाए, एक प्रेम नगर में हो जाए, एक राजपुर रोड पर कहीं जो उधर मसूरी डाइवर्जन से ऊपर जो है कहीं हो जाए, एक रायपुर में जो है, इस तरह का प्रपोजल मैंने भेजा है। उत्तराखंड में मौसम पल पल बदल रहा है। कई इलाकों में दिन की शुरुआत हल्की धूप के साथ हुई तो कई जगह हल्का कोहरा रहा। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरा छाया रहा। राज्य के 5 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मैदानी इलाकों में कोहरा छाने से ट्रेन और बस की रफ्तार भी धीमी हो गई है। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।